नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या? हाँ, नाम आप देख ही रहे होंगे, फंडामेंटल राइट। तो क्या इससे क्वेश्चन पूछता है? ऑब्वियसली पूछता है, यूपीएससी में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है, एंड दे विल आस्क इन इंटरव्यू आल्सो एंड इन प्रीलिम्स आल्सो। तो सभी जगह ये पूछा जाता है। तो कैसे शुरू करते हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट का स्टोरी ना शुरुआत होता है इंग्लैंड से। जब इंग्लैंड के किंग जो जॉन थे ना, वो मैग्ना कार्टा अपना देते हैं। क्या बोल रहे हो? अरे, जो ये किंग जॉन थे ना, ये किंग जॉन थे, ठीक है ना, इंग्लैंड में। तो वो मैग्ना कार्टा देते हैं। क्या? मैग्ना कार्टा, इसको अल्टीमेटम घोषणा या मतलब सुनिए, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। तो ये जब आती है ना, ये जो मैग्ना कार्टा है, ये लगभग 1215 के टाइम में आती है। क्या? हाँ, 1215 के टाइम में आती है। इसमें ना लिमिटेड राइट दिया गया। क्या? हाँ, लिमिटेड राइट दिया गया। इसको क्वालिफाइड राइट बोलते हैं ना, क्वालिफाइड राइट। और इससे ये हुआ ना कि जो इस मैग्ना कार्टा से क्या हुआ ना कि जो किंग थे ना, किंग, वो भी अंडर द लॉ आ गए। क्या? हाँ, अंडर द लॉ की मतलब जैसे अपने यहाँ के किंग नहीं थे, पूरा पैसा लेके ताजमहल बना दिए, है ना? क्या पूरा पैसा लेके कहीं और खर्च कर दिए? या कोई नहीं जाके पूछने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किंग भी अंडर द लॉ आ गए। रूल ऑफ लॉ आप कहीं ना, तो एक रूल ऑफ लॉ का ना छोटा सा नज़ारा, रूल ऑफ लॉ का यहाँ पर देखने को मिला। ये क्वालिफाइड राइट इसीलिए हम बोले ना कि जैसे कि मान लीजिए किसे अगर मेन को मिलेगा तो वुमेन को नहीं मिलेगा, अगर रिच को मिलेगा तो पुअर को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या था, ये इस तरह से ये राइट का आप कहीं ना कि फंडामेंटल राइट का ना वो शुरुआत हुआ ना, तो वो इस तरह से हुआ। अब धीरे धीरे जब लोगों को लगने लगा ना कि यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है यार, कि ये जो मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि राइट्स एंड ऑल का, जो सिटीजन सिटीजन के पास दे आर हैविंग समथिंग, तो ये बड़ा ही अच्छा फीलिंग हुआ। लेकिन आप देखिएगा कि इसका जो अगर रेवोल्यूशनरी लेवल पर अगर आप बात कीजिएगा, तो ये तब हुआ ना जब एक कंट्री उभर के आया अपने वर्ल्ड मैप पर, जिसका नाम है यूएसए। क्या? हाँ, यूएसए। ये कंट्री जब 1789 में देखिएगा कि ये मतलब 1786 में ऐसा इंडिपेंडेंस एंड ऑल, फिर 87 से 88 89 तक इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो आप देखिएगा वहीं पे सरेंडर करके अपने कॉर्नवालिस आए थे, जो कि 1786 में यहाँ पर आ गए थे, वहाँ से सरेंडर किए थे। तो कॉर्नवालिस वो जो पिट्स द जूनियर के ना बहुत अच्छे दोस्त थे, जो ब्रिटेन के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो उसको फिर वो वहाँ पर तो सरेंडर किया ही अमेरिका में, उसको ला इंडिया भेज दिए अपना ये बनाकर, गवर्नर जनरल बनाकर कि हाँ कि आप जाइए वहाँ रहिए। खैर चलिए वो सब बात है। तो यूएस से जब 1789 में वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फोर्स किए ना, जैसे हम लोग 1950 को किए, तो वो बोले भाई कि नथिंग डूइंग, भाई हम लोग तो पूरा फंडामेंटल राइट देंगे। जो उस टाइम उनका बिल ऑफ राइट था, बिल ऑफ राइट्स, 10 बिल ऑफ राइट्स था, फिर वो जाकर वही इसका फंडामेंटल राइट बना। बोले कि हम अपने सिटीजन को पूरा फंडामेंटल राइट देंगे, गारंटेड राइट, गारंटेड राइट देंगे सिटीजन को। पूरा दुनिया देखते रह गया कि भाई सिटीजन को इतना इज्जत कैसे दे सकता है कोई कंट्री। लेकिन यहाँ से शुरुआत हुआ। तो अपना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है ना, दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द यूएस ओनली। ठीक है ना? तो अब ये गारंटी है, तो गारंटी कौन ले रहा है भाई? सर गारंटी कौन ले रहा है? तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जिसको कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जो है ना एक रेवोल्यूशन टाइप से शुरू हो गया। अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो उस फील्ड में कि मैग्ना कार्टा हुआ, फिर यूएस जो है कि जाकर वहाँ पर पहला जो है कि वो राइट दिया। ठीक है। अब देखिए, अच्छा इस फंडामेंटल राइट को आप देखते, इसीलिए जो ये फंडामेंटल राइट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से द्वारा, ठीक है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटेड बाय द व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये देखिएगा तो क्या है, इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स है। तो जो इन्फोर्स बाय कोर्ट्स है, इज फॉर दिस रीजन वी कॉल इट जस्टिसिएबल राइट। समझे बात को? फंडामेंटल राइट को हम जस्टिसिएबल भी इसीलिए बोलते हैं कि ये इन्फोर्स बाय कोर्ट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जस्टिसिएबल राइट भी बोलते हैं। ठीक है ना? एंड व्हाई वी कॉल इट फंडामेंटल, बिकॉज इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये फंडामेंटल है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, इज फॉर दिस एंड वी कॉल इट फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। अब आप अगर आप इंडिया के अगर बेसिक देखिएगा कि अपने यहाँ का फंडामेंटल राइट का बेसिक क्या है, तो वो आपको दिखेगा कि ये पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है 12 से लेकर 35 आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक है। ये सब तो आप जानते ही होंगे ना, ये बेसिक है। ठीक है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल कितना है, 12 से लेकर 35 तक है। इंस्पायर्ड बाय
यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, इतना सब तो आपको पता है। इंस्पायर्ड बाय क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आप देखिए अवेलेबल टू, तो देखिए कुछ तो सिटीजन के लिए होता है और कुछ जो मतलब कुछ ही होता है जो कि मतलब केवल सिटीजन के लिए होता है, बाकी तो है क्या क्या सबके लिए होता है, ठीक है ना। अब ये क्वालिफाइड जो है ना कि आप देखिएगा ये भी राइट, जो अपना भी राइट है ना, ये भी क्वालिफाइड है। और ये जस्टिसेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गारंटेड बाय द क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अब ये अवेलेबल टू देखिएगा ना, जब आप अवेलेबल टू देखिएगा तो इसमें कुछ आर्टिकल है, जैसे आप देखिएगा 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 एंड 30। सो दीज आर द नथिंग बट व्हाट्स, ये क्या है कि ओनली टू सिटीजन्स है। एंड जो रेस्ट बच गया है ना, रेस्ट इज फॉर ऑल, ठीक है ना। तो रेस्ट आर्टिकल जो बच गया वो किसके लिए, तो सबके लिए है। लेकिन अगर आप सिटीजन की बात कीजिएगा तो 15, 16, उसके बाद 19, 29 एंड 30 बच जाता है, ठीक है। तो ये इतना एक बार आप देख लीजिए, यही से अपना क्या होता है कि ये है, ये बेसिक है। इसके बाद ना हम लोग अब चलते क्लासिफिकेशन पे, क्या, हाँ क्लासिफिकेशन पर चलते हैं कि किस तरह से इसको फंडामेंटल राइट को क्लासिफाइड किया गया है, वो हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार देख लिए कि किंग जॉन्स ने वो इंग्लैंड में पहली बार मैग्ना कार्टा दिए, जो कि 1215 में दिया गया। ये क्वालिफाइड राइट है क्योंकि मैन को दिया गया, वुमेन को नहीं, मतलब किंग जो है अंडर द लॉ आ गए, रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ। उसके बाद यूएसए में 1789 में दिया गया 10 बिल ऑफ राइट से ये लेकर आया गया। उसके बाद ये क्या है, गारंटीड राइट है। गारंटी कौन लेता है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्फोर्स बाई क्या है, कोर्ट है, एंड अगेंस्ट द स्टेट है, दैट्स यू नो दैट, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये है, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, देखते हैं क्या, हाँ डिफिनीशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या, हाँ डिफिनीशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आपको अगर फंडामेंटल राइट को डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा तो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, तो ये क्या है, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स। तो ये इंडिविजुअल कब अवेलेबल है, तो क्या यही अगर यह हो कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, तो क्या है अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, तो क्या इंडिविजुअल को सब अवेलेबल होगा तो वही फंडामेंटल राइट हो जाएगा। अभी आगे आगे धीरे धीरे बात कर रहे हैं। तो अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखेंगे, इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट गारंटीड बाय लॉ ऑफ द लैंड, इसी को क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट्स, हाई कोर्ट भी कर लीजिए या सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आप डिफाइन करते हैं। देखिए ये है ना कि डिफिनेशन को इंग्लिश में वैसा रट ले, आप ऐसे खुद देखिए ना क्या है फंडामेंटल क्या है, तो इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, सिटीजन्स को अवेलेबल है, वो भी आप लिख दीजिए कि अवेलेबल टू सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद ये किसके अगेंस्ट होता है, क्या, हाँ ये किसके अगेंस्ट होता है, तो किसके अगेंस्ट होता है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि किसके अगेंस्ट रहेगा, स्टेट के अगेंस्ट रहेगा, इसीलिए तो इसको निगेटिव राइट्स बोला गया है। आप देखिएगा तो डीपीएसपी इसके आगे आएगा तो उसको पॉजिटिव राइट्स बोला गया। 36 से है ना, जैसे अभी हम दिखाए थे ना 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट है, फिर 36 से वो डीपीएसपी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि वो पॉजिटिव राइट माना गया, ये निगेटिव राइट है, मतलब स्टेट को ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है ना, कि भाई आप स्टेट को बोलता है आप ये नहीं कर सकते, आप ये राइट सिटीजन का नहीं ले सकते, आप वो राइट सिटीजन का नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो ये है अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स, इन्फोर्स अगेंस्ट द स्टेट, गारंटीड बाय लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो अपने यहाँ पर है। तो ये इस तरह से ना आप एक डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन हो गया। अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट को अगर क्लासीफाई करेंगे, अब इसको क्लासीफाइड, तो आप देखिएगा कि पहला में आप देखिएगा तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 से शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ना पहले ये देख लेते हैं कि कितने भागों में इसको मतलब ऐसा किया गया है। तो आप देखिएगा कि पहला भाग में जो देखिएगा ना, तो पहला भाग में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, क्या, हाँ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। तो ये राइट टू इक्वालिटी में आप देखिएगा तो ये राइट टू इक्वालिटी है जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, 14 से लेकर
18 तक। तुमने तो कहा था कि 12 से 35 तक होता है। अरे देखिए 12 है ना, आर्टिकल 12 और 13 इसमें कुछ नहीं होता। आर्टिकल 12 में हम लोग डिफिनेशन ऑफ स्टेट देखेंगे एंड 13 में व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज नॉट लॉ वो देखेंगे। एक्चुअली जो होता है ना कि आपको कब से राइट मिलना शुरू होता है, तो वो 14 से ही होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए राइट टू इक्वालिटी आ जाता है। दूसरा में देखिएगा तो राइट टू फ्रीडम आ जाता है, वो आ जाता है 19 से लेके 22 तक। तीसरा में आता है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हो जाता है अपना 23-24। चौथा में हो जाता है, अब देखिए हम लोग हम ऐसा ई एफ ई फिर एफ ऐसा करके हम याद कर लिए हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वो आ जाता है क्या 25 से 28 में। फिर आप देखिएगा तो आ जाएगा राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, तो इसमें क्या कर दीजिए, ये एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट आ जाता है कब, तो ये 29-30 में आ जाता है, ठीक है। 6 में आ जाता है, या अदर ऐसे कि आ जाता था राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये आर्टिकल 31 में था। आप इसको देखिएगा कि ये एबॉलिश कर दिया गया है बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो इसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है, पता ही होगा आप लोग को। और साथ में क्या आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, क्या, हाँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 से पूछा भी गया था लास्ट बीपीएससी में, आर्टिकल 32 के बारे में लिखने के लिए। तो ये इस तरह से आप देखिए, तो ये फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन हो गया, और इसमें हम लोग ने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है ना। ये हम लोग ने क्लासिफिकेशन देख लिया है, क्लासीफाई कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 6 तो अपना है नहीं अभी, तो 6 नहीं है, तो हम लोग अभी इसका बात कर लिए हैं। ये तो रिपील हो गया है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, और ये हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया क्लासिफिकेशन, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग है ना, ये मतलब अब आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखिए, अच्छा तुमने तो बोला था कि 12 से 35 तक रहता है, और तुम हमें 14 से 32 तक, फिर ये 13 33 ये कहाँ गया, 34 कहाँ गया, और 35 कहाँ गया। देखिए ये आर्टिकल सब है ना, ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं देता है। जैसे अगर आप 13 की बात कीजिएगा तो इसमें आर्म फोर्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है। आर्म फोर्स को उतना ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट हम लोग एंजॉय करते हैं, उतना एंजॉय वो लोग नहीं कर पाते हैं। ये देखिएगा मार्शल लॉ लगते समय फंडामेंटल राइट उस तरह से। और 35 में है ना, वो अब देखिएगा, जैसे कि आर्टिकल फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, जैसे आर्टिकल 17 में हम लोग अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ये कानून बना दिया, ठीक है। बट स्टिल इफ समबडी विल प्रैक्टिस इट, देन हाउ, व्हाट स्टेट विल डू, आप करेंगे क्या। तो इसके लिए आखिर अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब पनिशमेंट क्या होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 35 में है ना, ये लॉ बनाने का अधिकार है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, तो वो आर्टिकल ये है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, लॉ मेकिंग पावर जो है ये है, ठीक है। तो वो है कि हम अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस पर किस तरह से हमको लेजिस्लेशन, तो ये सब चीज़ की बात करते हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे ना कि कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट है एक्चुअली में, तो वो क्या है 14 से लेकर और क्या है 32 तक है, उसमें भी 31 गायब है। तो यही इतना जो है ना आपका फंडामेंटल राइट का बात है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके ना फंडामेंटल राइट को देखना शुरू करते हैं। आर्टिकल वाइज हम लोग देखते चलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तब हम लोग इसको इसी तरह से बाइंड अप कर देंगे। ये फंडामेंटल राइट का बेसिक एंड ऑल हो गया। अब इधर उधर का बात नहीं, अब सीधा जो है कि हम लोग एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए आर्टिकल 12 में जो है ना, तो आर्टिकल 12 में है कि स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है, क्या, हाँ आर्टिकल 12 में है कि इसे स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है कि स्टेट आखिर कहते किसको है। तो आखिर स्टेट कहते किसको है, तो आप देख लीजिए कि ये है, हम लोग अभी करने जा रहे हैं क्या, आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या है, और आप देखिएगा आर्टिकल 12 में ये कह रहा है क्या, व्हाट इज स्टेट। तो ये डिफाइन किया गया क्या, हाँ आर्टिकल 12 में यही डिफाइन किया गया कि व्हाट इज स्टेट, कि आखिर स्टेट क्या है। सुन आप बोल रहे हैं ना कि अगेंस्ट द स्टेट द इंडिविजुअल राइट्स, क्या, हाँ इंडिविजुअल राइट्स
जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि फंडामेंटल राइट इज नथिंग बट वाज गिवन टू इंडिविजुअल इन्फोर्स बाय द इन्फोर्स अगेंस्ट द स्टेट एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स एंड लाइक नो गारंटेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, द बुक वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें हैं, तो आखिर उसमें जो स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करें। तो आर्टिकल 12 वही बात करता है। तो एक तो आप जान लीजिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या, हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है तो वो स्टेट माना जाएगा। प्लस जो पार्लियामेंट है आपका तो वो आपका स्टेट माना जाएगा। फिर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यूपी, पंजाब, तो वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है। फिर वहाँ का लेजिस्लेचर जो है वो माना जाएगा आपका स्टेट। फिर आप देखिएगा तो कोई लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है तो वो माना जाएगा। प्लस आप कोई भी अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी विद इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब अपना कंट्रोल में, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रदर आप लिख दीजिए कि जो अपना इंडियन गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में है, तो आप उसको भी क्या मानेंगे, स्टेट ही मानेंगे। चाहे विदेश में कुछ अपना काम चल रहा हो तो उस तरह से, तो उसको विदेश, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी का कुछ काम है, आप चल रहा है विदेश में, तो वो जो यूनिट जो होगा ना अपना, तो आप समझिए वो भी स्टेट ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब ये 12 में नहीं, सिर्फ स्टेट का ये डिफिनेशन दिया गया। और यही आप देखिएगा ना, फिर हम अभी बता देते हैं, जो 36 से अपना 51 तक जो डीपीएसपी होगा ना, तो उसमें भी देखिएगा जो 36 होगा ना, जो पहला आर्टिकल उसका भी होगा, तो वो भी मतलब स्टेट को ही डिफाइन करता है। तो हम आगे के लिए आपको पहले से बता दिए, एडवांस बुकिंग चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपका स्टेट का डिफिनेशन हो गया। तो ये जो स्टेट है इसी के खिलाफ, तो सिर्फ क्या हम ये फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट होगा, नहीं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट, मतलब प्राइवेट इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि आर्टिकल जो 17 है, तो अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर स्टेट ही करे, तो अगर आप मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर ये आर्टिकल 17 अगर आप अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मतलब आपके अगेंस्ट काम किया जाएगा, ठीक है, पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो उस तरह से है। तो ये सिर्फ स्टेट के, लेकिन मोरलेस स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो फॉर दिस हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा 12 का। अगर हम इसी बात में अगर हम देखें कि अब आर्टिकल 13 में क्या है, क्या, हाँ, अब आर्टिकल 13 में क्या है, तो वो हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आर्टिकल 13 में क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है, क्या, हाँ, अगर आप कोई भी लॉ बनाएंगे ना, तो वो लॉ कैसा होना चाहिए ना, उसको हम आर्टिकल लॉ में, मतलब सॉरी, आर्टिकल 13 में क्या होता है, कहा जाता है क्या, एनी रूल, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, any amendment, any amendments which are inconsistent or in derogation with part 3 of द, यहाँ पर फंडामेंटल राइट आप लिख सकते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर कोई भी आप लॉ और कोई भी आप रूल बना रहे हैं, कोई भी आप एक्शन ले रहे हैं, कोई भी आप लेजिस्लेशन ले रहे हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विथ, मतलब वो फंडामेंटल राइट के मतलब उसमें नहीं है, और वो इनकंसिस्टेंट है, वो फंडामेंटल राइट के जो लाइन पर उस लाइन पर अलाइन नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा, नल और वाइट कर दिया जाएगा एट द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। मतलब जितना जो लॉ है ना, आप जो भी कानून बनाए, उस कानून का जितना हिस्सा जो है ना फंडामेंटल राइट से या इस मतलब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से मैच नहीं करता, उसके अगेंस्ट जा रहा होगा, तो एट दैट एक्सटेंट तक उसको क्या है, कंट्रावेंशन, मतलब नॉल एंड वाइट कर दिया जाएगा। इसी को ना जुडिशरी के इसी पावर को हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ, नाउ इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन।
तो अब क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट हो गया, ठीक है ना, आप समझ गए ना। तो ये इस तरह से आप आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग ना आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ना आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं। अब देखिए 14 में क्या है ना, 14 में तो हम लोग को पता ही है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप एवी डाइसी का आपको रूल पता होगा। तो इक्वालिटी एक जो उनका था क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ ही था। दूसरा है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, ठीक है ना। तीसरा है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है। तो ये एवी डाइसी जो है वो दिए थे। तो हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ से क्या है शुरू करते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, हम लोग पहले फ्रीडम ऑफ या देखे थे ना कि जो है ना, हम लोग का पहला पार्ट देखे थे। तो हम लोग क्या बोले थे, राइट टू इक्वालिटी, क्या, हाँ, राइट टू इक्वालिटी में हम लोग देखे थे ना क्या, 14 से 18 तक। तो यही में अगर आप आर्टिकल 14 में जाइएगा ना, आर्टिकल 14 में, तो इसी में क्या बोला जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या, हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या, हाँ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, ये यूएसए में चलता है, क्या, हाँ, और ये कहाँ पर चलता है, तो ये हमारा ब्रिटेन में चलता है। ये कहाँ पर चलता है, तो ये ब्रिटेन में चलता है, और वो कहाँ पर चलता है, वो कहाँ पर, यूएसए में चलता है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिएगा ना, तो इसमें ये बोला जाता है कि ना कि लॉ ऑफ द लेडीज, ठीक है ना, मतलब लेडी ऑफ द लैंड इज ब्लाइंड। आप नहीं देखते होंगे, फिल्म सब में देखते हैं, हिंदी मूवी सब में देखते हैं, तो ऐसा अंधा कानून की तरह ऐसा रखा है, तराजू लगा रहता है, ऐसा रहता है लेडी। तो वो क्या, ब्रिटेन से कंसेप्ट लिया गया कि लैंड ऑफ द लेडी ऑफ द लैंड इज ब्लाइंड। तो उसमें बोला जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन, क्या, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, एवरीबडी इज इक्वल, लाइक नो बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ है कि एवरीबडी इज इक्वल। लेकिन वही आप अमेरिका में चले आइएगा, तो यहाँ पर बोला था इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, क्या, हाँ, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, लाइक ट्रीटेड एज लाइक, अनलाइक ट्रीटेड अनलाइक। मतलब कहने का स्टोरी आपको देखने में तो यही अच्छा लग रहा है कि यार ये सही है कि मतलब कोई भी रिच हो, कोई भी पुअर हो, लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी आदमी हो, कितना भी रिसोर्सफुल हो, लेकिन सब जो है कि मतलब रूल ऑफ लॉ के उसमें बराबर माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रीजनेबल डिस्क्रिप्शन का बात किया जाता है कि हाँ, कि आप कहीं पर आप कहीं पर क्या होता है कि लॉ को अलग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किसी कोई बच्चा, उसके पिताजी पुलिस में है, और खेलते खेलते बच्चा जो है कि मान लीजिए कि 8 साल 10 साल का बच्चा बंदूक देख लिया, ले लिया, अब उससे खेलते खेलते शूट किया, कोई मर गया, तो क्या तो आप उस 8 साल के बच्चा को या 10 साल के बच्चों को आप फांसी का सजा दे दीजिएगा। यहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही होना चाहिए। आप मर्डर हुआ है, उसका फांसी सजा है या उम्र कैद सजा है, तो उसको उम्र कैद दे दिए। बट हेयर इफ यू टॉक अबाउट, मतलब ऐसा यूएस के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, तो यहाँ पर ये बात क्या आता है कि नहीं, ये बोलता है कि नहीं, हम जो है कि यहाँ पर उस 8 साल 10 साल के बच्चा को फांसी की सज़ा नहीं देंगे, हम उसको देखेंगे कि मतलब अदर ढंग से उसका ये करेंगे। जिससे तो फिर आपको क्वेश्चन आपके मन में आएगा, क्या इंडिया में क्या चलता है, क्या, हाँ, कि इंडिया में कौन सा वाला कानून चलता है, ये बता दो मुझे। इंडिया में आप देखिए तो दोनों का मिक्स चलता है, ठीक है ना। इंडिया में कोई एक नहीं चलता। आप जैसे में देखिएगा कि 18 साल से नीचे का जो बच्चा है, तो उसको देखिएगा कि पहले अपना मतलब ऐसा सुधार गृह इस तरह के वहाँ पर उन लोगों से क्राइम होता है तो वहाँ पर भेजा जाता है। और बाकी आप देखिएगा कि रिच हो पुअर हो, वो सबके लिए ये रहता है, क्या मजाक कर रहे हो, अनदर राउंड याद नहीं है। हाँ, मतलब वो ठीक है, अपने यहाँ पर जिसके पास रिसोर्स है, जैसे पोर्से वाला बच्चा जो मार दिया था दुओ को, वहीं पर जो पुणे का इंसिडेंट बता रहे हैं, तो दुओ को मार दिया था, तो उसको बोला लेख लिखने के लिए 300 वर्ड का, छोड़ दिया। या अनदर राउंड को भी छोड़ दिया, बोला 23 साल का बच्चा भी इसका पूरा मार दिया था भाई, एक को मार दिया है, मतलब मर्डर किया है, समझ रहे, उसको छोड़ दिया। क्यों, रसूख वाले आदमी है, रिसोर्स वाले आदमी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आप संविधान वाला किताब जो है, जैसे कि यहाँ देखिएगा, तो इस किताब में जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है कि बराबर सजा, गरीब हो अमीर हो सबको बराबर सजा मिलेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं, जो पावरफुल लोग हैं वो। अब जैसे स्टेट का डिफिनेशन में हम आपको क्या बताए थे, स्टेट का डिफिनेशन, हम स्टेट का डिफिनेशन बताएं कि एमएलए चाहे और उसका जो लेजिस्लेचर वो सब है, तो क्या पार्ट ऑफ ए स्टेट है।
हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जो है कि कुलदीप सिंह सेंगर जो कि मतलब 17 साल का लड़की का ऐसा रेप किया, नाबालिग लड़की का, तब उसको बोला कि ये स्टेट का पार्ट नहीं है, अथॉरिटी का पार्ट नहीं है, और उसको वहां से बेल दे दिया। बात ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या वो अलग मैटर है, लेकिन आप बात समझिए कि हाई कोर्ट का जज बनना मामूली बात नहीं होता है। कम से कम 20 साल का पूरा, अभी देखिएगा तो जो भी जज होंगे 20 साल का उनका लॉ में एक्सपीरियंस होगा, कम से कम हम बात कर रहे हैं। तब वहां पर गया, वो कैसे इंटरप्रेटेट करेगा इसे बताइए। आप लॉ को जो इंटरप्रेट करने का आपका ये है बुद्धि है, तो आप बोले ना कि प्रियम्बल देख के कीजिएगा, ठीक है ना, या इतना दिन का एक्सपीरियंस है कि आप पिछला जजमेंट पढ़ के पड़ेगा। ये ऑब्वियस चीज को भाई, ऑब्वियस चीज, लिखा हुआ चीज को आप वहां से हटा दे रहे हैं। ये कितना शॉकिंग बात है, आप एक बार सोच कर देखिए एक सिटीजन होके। भाई आप जुडिशियरी लास्ट रिसोर्ट माना जाता है कि इसके बाद कुछ नहीं है, यही माई बाप है। हम लोग झगड़ा झुगड़ी होता है तो आई सी यू इन द कोर्ट, यही कहा जाता है। कोर्ट में जब इस तरह का फैसला आना होगा तो समझ लीजिए वो आपका जस्टिस पर से अगर विश्वास उठ जाना ना, देखिए नेता पर से भरोसा उठ जाए कोई बात नहीं, आपका एसपी डीएम पर से भरोसा उठ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जुडिशियरी से भरोसा उठना ना मतलब गजब हो गया। या इलेक्शन से भरोसा उठ जाना, ये सब गजब बात हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन से तो धीरे धीरे उठवाइए रहा है, जुडिशियरी से उठवा रहा है, तो मतलब आप समझिए कंट्री में ना इंस्टीट्यूशन सब खत्म होते जा रहा है। हम लोग इतना पढ़ते उठते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर मतलब मान लीजिए कि कल होकर ऑफिसर बनिएगा आप लोग, उसके बाद जैसे कि क्या मतलब बनेगा जब देख लीजिए कि इस तरह से कंट्री में चल रहा है तो फिर लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए भी अपना कंट्री है ना, वो कंट्री है। जैसे अटल जी क्या बोलते थे, कुछ भी इधर उधर देश रहना चाहिए, तो अटल जी के ही बात पर आप अटल रहिए और अपना काम करते रहिए कि ये देश रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना, मोदी वोदी जैसा आदमी सब तो आते जाते रहेगा, है ना क्या। तो यही आप समझिए, इतना मोदी जैसा टर्माइल हम लोग झेल लेंगे, इतना बड़ा क्राइसिस हम लोग झेल लेंगे। तो एक बात बोला था ना, व्हाट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अब मतलब मोदी जैसा आदमी भी आकर देश को और पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाएगा, तो आप समझिए हम लोग और कोई दूसरा अगर उसके बाद आएगा तो हम लोग कितना मजबूत बन के निकलेंगे ना। ये भी तो आप बात समझिए कि इतना बड़ा डिजास्टर भी हम लोग, जैसे ना गांव में एक बात बुलाया था, किसी के ऊपर बहुत अगर विपत्ति पड़ जाता है ना, तो बुलाया था कि देखो भगवान तुमको ना मजबूत समझ रहा है, इसीलिए तुमको विपत्ति, तो यू जस्ट लाइक नो शो योर स्ट्रेंथ एंड लाइक नो ट्राई टू जस्ट बी देयर, स्ट्रेंथ विल कम। तो उसी तरह से अपना देश है, बस खाली झेल लीजिए इस व्यक्ति को, उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो कोई निराशा का जरूरत नहीं है, मतलब ये है कि ये भी समय चला जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए ठीक है। हाँ, तो आप ये देखिए, तो ये हम लोग देखिए ना, लेडी ऑफ द लैंड इज ब्लाइंड, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हो गया। तो अब चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो कौन सा आर्टिकल पर थे यार, हम लोग 14 कर रहे थे ना, तो 14 का यही रह गया, ठीक है ना। 14 का हम लोग इतना ही बात करते हैं। अब हम लोग आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं हम लोग क्या। हाँ, इसी का पार्ट जो होगा वो आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड नहीं होना चाहिए क्या। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन एंड सर्टेन ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको है ना निगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है, निगेटिव कंसेप्ट है। ये क्या है कि पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये बच्चा वाला एग्जांपल दिए होंगे ना, तो आप लोग के मन में भी इसके लिए अच्छा फील हुआ होगा कि हाँ भाई ये तो सही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए ये इसमें देखिएगा ना, तो इसमें है ना कि आप जो है ना डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड नहीं, क्या इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन एट सर्टेन ग्राउंड मतलब ऑन सर्टेन ग्राउंड, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड नॉट अलाउड। तो वो कौन सा सर्टेन ग्राउंड है, तो आप हम बोले ना आपको, हम राजस्थान रॉयल और सीएसके से हम इसको याद कर लिए हैं। तो आप देखिएगा तो इसमें क्या बोलता है, रिलीजन। तुम दिन भर क्रिकेट देखते हो नहीं, मतलब लेकिन कभी कभी देख भी लेता हूँ, जैसे आईपीएल होगा तो फिर देखेंगे, देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो ये सब के बेसिस पर ना आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए किसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है या वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ किया जा रहा है तो आप चले रोने चले कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, इस सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर, बाकी पर तो करवे ना करेगा जी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो वो चीज़ इसमें लिखा गया 15 में, ठीक है। अगर वही आप देखें, इसमें ऐसा स्पेसिफिक करके भी बोला गया था कि जैसे कि मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन एट दैट टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हैज बीन रिटन, आप 46 का बात कर रहे हैं हम, तो 46-47 का आप बात करेंगे
तो उस टाइम आप देखेंगे ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे होटल्स वगैरह में भी जाते थे तो उस रिलीजन, रेस, जनरली कास्ट के नाम पर तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वहाँ पर कि पब्लिक, जहाँ पर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर, जैसे बस स्टैंड एंड ऑल जगह है, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से ना। अब आपका घर है, उसके अंदर आप कर रहे हैं तो ये तो आपका अपना मेंटल स्थिति को बताता है, लेकिन आप इन सब जगहों पर कीजिएगा तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन अनटचेबिलिटी को ईच एंड एवरी फॉर्म में अबॉलिश किया दिया गया है। फिर देखिएगा कि जो कुआं में पानी उनी भरने जाते थे तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। सिनेमा घर में भी, क्या सिनेमा होता था तब, तो होबे नहीं करता होगा जी। आप देखिए राजकुमार सब मेरा जूता है जापानी कब कब का मूवी बनाया तो होबे करता होगा। तो ये चीज़ है। तो मतलब उस तरह से आप देखिएगा तो इस तरह से करके मतलब इन सब जगहों पर ना जाए तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो ये सब का भी बात यहाँ पर लिखा गया, अगर आप देखिए बेयर एक्ट में तो उसमें कहीं कहीं पर इसमें मेंशन है। तो ये है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल इसी तरह से 16 देखिएगा क्या, हाँ अगर इसी तरह से अगर आप आर्टिकल 16 देखिएगा, आर्टिकल 16 देखिएगा तो आर्टिकल 16 में भी उसी तरह से कहा गया है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका ना अच्छी ये बढ़ा दिया है। इसमें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप देखिएगा तो ये करके लिखा गया। ये किस में है, तो ये आपका आर्टिकल 16 में किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा ना तो आर्टिकल 16 में ये सब तो है ही। इसमें एक डिसेंट जो है, डिसेंट मतलब आपका ओरिजिन क्या है ये सब है। और दूसरा जो है ना एक रेसिडेंट को भी, रेसिडेंस, तो रेसिडेंस और ओरिजिन को भी क्या कर लिया गया है, तो इसमें ये कर दिया गया है कि आप भाई मतलब इसको इंक्लूड कर लिया गया है आर्टिकल 16 में। जब बात करेंगे तो ये जो है कि ये इसमें है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखिएगा तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इन सब बेसिस पर था, किस पर था आप बताएं ना, आपको कि ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस के उस पर ना आप ये नहीं करेंगे, इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पब्लिक इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर था कि पहले किसे, हाँ कि SC ST के लिए था, फिर बाद में इसको OBC के लिए किया गया, फिर अभी मतलब 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और इसमें फिर मतलब EWS को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उस तरह से है। तो ये आपका आर्टिकल 16 ये रहा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 17 का, क्या, हाँ पहले इसको इरेज कर देते हैं तो फिर हम लोग आर्टिकल 17 एक बार देख लीजिए आप लोग, वैसे तो आप सब मटेरियल तो रहबे करता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि जैसे हम बोले कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा कि मतलब शाही इमाम बनेगा तो वो क्या होगा, जमा मस्जिद का जो शाही इमाम बनेगा तो वो क्या होगा, तो वो मुस्लिम ही होगा, ठीक है। तो वैसा जगह पर आप नहीं है तो मचाइएगा। फिर जैसे शंकराचार्य है तो शंकराचार्य बनेगा तो कोई ना कोई हिंदू ही बनेगा, तो फिर उसके लिए भी आपको रोना धोना नहीं करना है, छाती पीटने नहीं लगना है कि ये कैसे हो गया, कि तो रिलीजन के बेस पर है, ठीक। तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं कहीं रहता है एक्सेप्शन, तो उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। तो ये बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ना आर्टिकल 17 की, ठीक है। अब ये देखिए आर्टिकल जो 17 है ना, तो ये कहता है क्या, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एवरी फॉर्म्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अनटचेबिलिटी का हम क्या करेंगे, एवोल्यूशन कर देंगे इन एवरी फॉर्म। तो ये है, ये क्या कर रहा है, आर्टिकल 17 कर रहा है। आप देखिएगा ना इसके लिए ना, मतलब सबसे पहले ना कि आप देखिए कि 1955 के टाइम में देखिएगा क्या, हाँ 1955 के टाइम में एक ऐसा करके एक्ट लेकर आया गया था कि मतलब प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। फिर बाद में उसको ना 1976 में, पहले तो 1955 में आया, फिर उसको ना 1976 में जाके बदल दिया गया कि पब्लिक लिबर्टी करके उसको कर दिया गया। फिर अगर अभी का आप देखिएगा लेटेस्ट देखिएगा तो नहीं, आप देखिए झगड़ा झूड़ी में कहता है कि बोले SC ST वाला एक्ट लगा देंगे। तो ये 1900, ये आप देखिएगा तो ये क्या है 1989 में ऐसा करके आ गया है, ठीक है ना। ये जो SC ST एक्ट बोला जाता है ना, तो इसको ब्रैकेट में ये भी लिखा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, क्या, हाँ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, मतलब आप उस पर SC ST पर क्या है एट्रोसिटी नहीं कर देते थे। ये कब आया था, तो ये 1989 में ये करके आया था, ठीक है ना। आज जो हम बोले ना 1955 में, तो 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया था, क्या, हाँ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, ये आपका 1955 में आया था, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ये 1955 में आया। उसके बाद आप देखेंगे तो द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, क्या, हाँ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट
तो ये 1976 में इसी को बदल के द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कर दिया गया 1976 में। तब अभी आप देखिएगा तो SC/ST एक्ट जो है ना, द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी जो करके है, तो ये आपका ये 1989 वाला चल रहा है। तो ये है कि अनटच, देखिए इसका सब में कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन अब बात कीजिएगा अनटचेबिलिटी में, तो अनटचेबिलिटी वाला में कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या। ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल जो 17 है, तो ये है, ऐसा नहीं है किसे आप जैसे में अब इसी में आप देखिएगा जो नेक्स्ट आर्टिकल, अगर आप देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल 18 देखिएगा, तो आर्टिकल 18 बोला जाता है कि इसमें क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है, क्या एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है, तो इसमें क्या सब टाइटल की बात कर रहा है कि नहीं, तो इसमें आप देखिएगा तो इसमें अकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मतलब ऐसा कर रहे हैं कि मतलब ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ विदाउट एनी मेरिट। तो उस टाइप को जैसे में आप देखिए कि सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इस तरह का टाइटल सबको जो है ना कि एबोलिश कर देंगे। लेकिन आप देखो वही आप अगर आप बात कीजिएगा कि से हाँ कि मतलब कि डॉक्टर साहब हो पढ़ लिख के जो डॉक्टर हो गए, ठीक है ना, या इंजीनियर हो गए, तो इस तरह का टाइटल जो मतलब या CA हुए वाला कुछ हो जाता होगा, तो उस तरह से कोई भी टाइटल अगर अकेडमिक टाइटल मिल रहा है विच इज लाइक नो या मेजर रंजीत सिंह, ऐसा नहीं बोलते फिल्म सब में आप देखते थे, तो उस तरह से तो आप देखिएगा कि जो भी टाइटल जो है वो टाइटल मिल रहा है, या मिलिट्री वाला टाइटल होता है या अकेडमिक वाला टाइटल होता है, तो उस तरह से रहेगा ना, तो वो आप ऑब्वियसली मेरिट पे मिल रहा है तो वो मिलेगा। बट जो ऐसा मतलब ओनली बिकॉज ऑफ बर्थ ऐसा जो अभी आपको बता नहीं कि राय बहादुर सर या नाइटहुड इस तरह का जो कि ब्रिटिश के उस तरह से उसको करने से मिलता था, तो वो सब चीज़ को ना हम लोग को ना ये एबोलिश कर देना है। तो आप देखिए कि अभी तक जो भी आर्टिकल हम लोग देखे थे ना, ये देखिएगा मतलब 14, 15, 16 या 17 देखिएगा, तो ये सब जो कि मतलब जो कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज मतलब जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज थे ना, तो उनके लिए था। लेकिन ये वाला जो है ना, ये तो भाई जो एडवांटेज है तो वो भी उसके लिए कि भाई आप भी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब हम लोग को ये जो इक्वालिटी जो हम बताए ना आपको 14 से 18 तक जो इक्वालिटी का बात है, फिर मतलब ऐसा करके राइट टू इक्वालिटी है, तो भाई इक्वालिटी ये है इक्वालिटी कि ये है इंडिया, ठीक है ना, कि आपको जो है कि वो प्रिविलेज भी जो है कि ऐसा नहीं कि जो डिसएडवांटेज है उसको हम लेकर आएंगे ऊपर और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। आप जो ऊपर है ना बिना मतलब के कि मतलब कि बस खाली हाँ कि हमारा जन्म हो गया तो हम बहुत बड़ा हो गए, उसको भी नीचे लेकर आना है और तब जाके ऐसा करके बराबरी पर ऐसा करके आएगा। तो इन बोथ वेज इस तरह से होगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, तब हम लोग इसको जो क्या करते हैं बाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया 17, 18 हो गया, ये सब करके हो गया। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में देखिए ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी करेंगे, जैसे जैसे हम लोग अभी देखे नहीं थे क्या राइट टू, जैसे इक्वालिटी हो गया था, ये फ्रीडम की बात करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा 19 से लेके और 22 तक होगा। फिर हम लोग राइट टू बोले ना अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन एंड ऑल, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।